आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यह करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो चार्जेस थे वो कैसे थे, रेस्ट में थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्जेस है वो मोशन में रहेंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? तो बेटा ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ वायर। बेटा वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता वो कहलाता इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। बेटा किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वो कहलाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा करंट को हम लोग डिफाइन करते, देखो करंट को दो तरीके से लिखते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और आई इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हम लोग क्या बोलते हैं, जो चार्ज फ्लो हुआ, और डेल्टा टी वो समय है जो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो बेटा ये कहलाता है तुम्हारा एवरेज करंट, ये कहलाता है एवरेज करंट। और जब बेटा मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं, जैसा तुमने क्लास 11 में पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। और इसको हम लोग लिख देते हैं डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, ये हो गया हमारा आई इंस्टेंटेनियस, डी क्यू बाय डी टी, और ये हो गया आई एवरेज। ठीक है बेटा। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन बेटा इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। और इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है? तो इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन है कन्वेंशनल डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो। जिस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता वही डायरेक्शन बेटा किसका होता, इलेक्ट्रिक करंट का। या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता, या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता। अब बेटा बच्चे बोलते हैं कि भैया इसके बाद डायरेक्शन है फिर भी स्केलर क्यों है? तो बेटा सिर्फ डायरेक्शन होने से ही काम नहीं चलता, वो क्वांटिटी ने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर होती है। देखो जैसे ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, और ये तीसरी वायर है। अब ये वायर से करंट आ रहा है बेटा 2 एम्पियर, इस वायर से भी करंट आ रहा है 2 एम्पियर। बेटा इस वायर के अंदर कितना करंट होगा, दिखती बात है। वायर 1 से 2 एम्पियर आ रहा, वायर 2 से भी 2 आ रहा, बेटा इसमें करंट कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या फॉलो कर रही है बेटा, स्केलर नियम को फॉलो कर रही है। अगर वेक्टर नियम को फॉलो करती तो फिर बेटा हम इसको बोलते थे कि राइट हैंड जा रहा है ये +2 एम्पियर, रेड का करंट
लेफ्ट में जा रहा तो -2 एम्पियर, तो बेटा फिर +2 एम्पियर -2 एम्पियर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और इसमें कोई करंट नहीं है, अगर वेक्टर नियम फॉलो होता तो। लेकिन यहाँ बेटा वेक्टर नियम फॉलो नहीं हो रहा, इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है तो वेक्टर हो गई। वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। अब बेटा करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, करंट का बेटा ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। साइंटिस्ट का नाम है, बेटा हम इसमें क्या यूज करेंगे, कैपिटल है उसके सिंबल में। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब देखो बेटा करंट क्या था, करंट था चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। बेटा अगर मैं चार्ज को 1 कर दूं और टाइम को भी 1 कर दूं तो बेटा करंट भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बेटा कोई भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो जाए, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उसका करंट कितना है, 1 एम्पियर है। तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ given cross section in 1 second, then the current through a conductor is said to be 1 ampere. अब बेटा हम लोग बात करते हैं कंडक्टर की। बेटा किसी भी कंडक्टर में क्या होता, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते। अ कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं रहते, ये क्या करते बेटा, रैंडम मोशन करते। क्या करते हैं, रैंडम मोशन। कोई बेटा इधर जा रहा होगा तो कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर, कोई इधर। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा क्या ये कंडक्टर लार्ज नंबर बोले तो बेटा करोड़ों में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा, ये करोड़ों भी बहुत छोटा फिगर बोल रहा मैं। अगर मैं कॉपर के 1 मीटर क्यूब की बात करूं तो बेटा कॉपर के 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो कि बेटा बहुत बड़ा फिगर है, 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सोचो, तो बेटा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब बेटा हम लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे हमने कोई बैटरी से जोड़ा है, बैटरी से जोड़ा है यानी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग बोलेंगे कि नेट वेलोसिटी क्या है, 0 है। हम लोग बोलेंगे नेट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कौन से इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की नेट या एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी से राइट में जा रहा, अब इतने इलेक्ट्रॉन है बेटा 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो बिल्कुल चांसेस है कि ऐसा ही कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो u1 वेलोसिटी से काफी जा रहा होगा राइट में। ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, वैसे बेटा जैसा अगर ये इलेक्ट्रॉन u2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इतने सारे इलेक्ट्रॉन के साथ कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0।
अब ये बात तो हो गई बेटा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी अगर इसको मैं बैटरी से जोड़ दूं तो क्या होगा। अब जब इसको बैटरी से जोड़ूंगा बेटा, देखो हमने इसको बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वी वोल्ट की बैटरी है। तो देखो नेगेटिव की पोटेंशियल को हम लोग क्या मानते हैं, जीरो, और पॉजिटिव की पोटेंशियल को क्या मानते हैं, वी। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया, जिसकी वजह से बेटा क्या आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, वी बाय एल। अगर इस कंडक्टर की लेंथ में एल लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वी बाय एल। और देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। ठीक है। अब कई बेटा जो पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं वो उनको दिमाग में डाउट आता कि इसके पहले वाले चैप्टर में तो भैया ने कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो ठीक है ना बेटा, वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। याद करो बेटा, देखो हमने ऐसा एक कंडक्टर लेते थे, ये कंडक्टर है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, जिससे कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, फोर्स एक्सपीरियंस करते थे इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या हो जाते थे, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाते थे, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहती थी। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कब तक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जब तक बेटा उनके, जब तक, कब तक वो करेंगे, जब तक उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। नेट फोर्स जीरो कब होगा बेटा, जब ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बेटा इसके लिए हम बोलते थे कि जो कंडक्टर है उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल और अपोजिट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब ऐसी परेशानी क्यों थी, क्योंकि जो इंड्यूस चार्ज थे ना, इनको बेटा यहाँ से आगे फ्लो होने का ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे भी यही होगा, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन बेटा आप देखो ना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या है, रास्ता है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या हो रहे थे, जमा हो जा रहे थे। यहाँ पे वो जमा नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसे फ्लो होके आ जाएंगे। इसकी वजह से बेटा यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं पा रही। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनती थी, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे जमा हो जाते थे। अब बेटा यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे पूरे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बेटा ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके बैटरी के नेगेटिव के पास आ जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव के पास आ जाएंगे। तो बेटा जो इंड्यूस चार्ज है यहाँ पे जमा नहीं हो पाएंगे। समझे, ये फर्क है। क्लियर हो रहा, जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेंगी तो बेटा आप इंड्यूस नहीं है तो फिर एक्सटर्नल को कैंसिल कौन करेगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई देंगी। क्या बेटा बात समझ में। अब देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बेटा इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग बोलते हैं F इज द फोर्स experienced by each free electron। तो फोर्स क्या रहता, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा फोर्स को हम किससे डिवाइड कर दें, मास से, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया बेटा, ठीक है क्या नहीं। अब बेटा देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा, एक्सेलरेट होके ऐसा जाने लगा, तो बेटा जगह तो अंदर खाली नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये उससे क्या करेगा, टकराएगा, ये उससे क्या करेगा बेटा, टकराएगा। टकराने के बाद बेटा इसका रास्ता क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टकरा के ऐसा रास्ता चेंज हो जाएगा।
इस रास्ते में जाएगा। अब ये भी रास्ता पूरा खाली नहीं है, यहाँ पे भी उसको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इससे भी टकराएगा, इसका फिर रास्ता क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि एक्सीलरेट होने के बाद ये क्या करता रहता है बेटा, लगातार कोलिजन करते रहता है। ठीक है, तो बेटा जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में का टाइम रहता है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सीलरेट। देखो या ये इलेक्ट्रॉन था, एक्सीलरेट हुआ, टकराया, फिर स्पीड चले गई, टकरा के इधर गया, फिर एक्सीलरेट हो रहा था, फिर इससे टकराया, फिर स्पीड चले गई, फिर एक्सेलरेट हो रहा था, लेकिन अब इससे टकराया, फिर स्पीड क्या हो गई, चले गई। तो इसके जो दो सक्सेसिव टकराने के बीच में का समय है, ये कहलाता रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम इंटरवल बिटवीन टू successive collision for which electron accelerates is known as रिलैक्सेशन टाइम। बेटा हम लोग इसको डिनोट करते हैं कैसे, टाउ से। कैसे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग इसको, कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसा ये इलेक्ट्रॉन था, ये एक्सेलरेट हुआ, ये टकराया, तो ये टाइम कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। फिर बेटा एक्सेलरेट हुआ, टकराने का स्पीड लॉस हो गई, फिर एक्सेलरेट हुआ इस डायरेक्शन में, दूसरे से टकराया, टाउ टू। फिर बेटा एक्सेलरेट हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर तीसरे से टकराया, टाउ थ्री। बेटा इन सारे टाइम का जो एवरेज है, जो इनका मीन है, वो कहलाता मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है बेटा, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ हम किसके लिए यूज करेंगे, मीन रिलैक्सेशन टाइम के लिए यूज करेंगे। ठीक है बेटा, और ये जो रास्ता रहता बेटा, ये जो पाथ रहता, ये पाथ कहलाता तुम्हारा फ्री पाथ। ठीक है, तो पाथ कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन between two successive collision for which electron accelerate is known as free path। जैसे बेटा ये एक फ्री पाथ है, इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा वन, ये दूसरा फ्री पाथ लैम्डा टू, ये तीसरा फ्री पाथ लैम्डा थ्री, और जो सारे पाथ का एवरेज है बेटा, यानी लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, जो सबका एवरेज है वो कहलाएगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, क्लियर है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ते बेटा, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो बेटा जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेलरेट हुआ बेटा, एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद एनर्जी भी लूज करा और अपने रास्ते से भटक गया, ऐसा कहीं इधर आया। ये पूरी कहानी हमने देखी काय में, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या होता बेटा, देखो ये एक्सेलरेट हुआ, इससे टकराया,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती तो ये यही आता था, जैसा ऊपर बताया हमने यही। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी। कौन सा डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा। तो बेटा ये क्या है, ये ना इसके डायरेक्शन में जाएगा और ना ही इसके, ये कहाँ पे आएगा? दोनों के बीच में वेक्टर लॉस है, इधर आएगा। जो इधर पहुंचता था अब वो कहाँ पे पहुंच रहा? इधर। तो देखो जहाँ इसको जाना था इससे वो थोड़ा कहाँ पे गया? आगे गया। याद करो बेटा क्लास 11th में हम लोग देखते थे कि एक रिवर है, रिवर का पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, एक यहाँ पे स्विमर है, स्विमर सीधा स्विमिंग कर रहा, लेकिन बेटा क्या वो कभी यहाँ पे पहुंचता था? वो यहाँ पे नहीं पहुंचता था, वो थोड़ा सा इधर पहुंचता था। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी वेलोसिटी में पानी की वेलोसिटी जुड़ जाती थी। तो कहाँ पे जाता था? दोनों के रिजल्टेंट में। कहाँ पे आता था? दोनों के रिजल्टेंट में। तो उसको जाना था यहाँ पे और वो पहुंच गया यहाँ पे, उसको जहाँ जाना था और वो जहाँ पहुंच गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाता था ड्रिफ्ट। याद है क्या बेटा? तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से वो यहाँ पे चला गया, तो ये कहलाएगा ड्रिफ्ट। जैसा यहाँ पे कि अगर रिवर रुकी हुई पानी रुका हुआ रहता तो जहाँ जा रहा था वही पहुंचता था, लेकिन रिवर की वेलोसिटी होने की वजह से वो थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, तो ये कहलाता बेटा तुम्हारा ड्रिफ्ट होना। ये क्या कहलाता बेटा? तुम्हारा ड्रिफ्ट होना। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया? ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बेटा? हर बार वो थोड़ा थोड़ा कहाँ पे जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन यानी बेटा बैटरी के वो कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। बैटरी के हर बार वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कहाँ पे ड्रिफ्ट हो जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो जितनी वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हो रहा वो कहलाती है बेटा तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट velocity is defined as the average velocity with which free electron in a conductor get drifted under the influence of an electric field। क्या बात समझ में? पूरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एडवांटेज है? पूरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एडवांटेज है कि हमने देखे थे फ्री कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है नहीं? और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा? रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको बोलती है कि जब हम कंडक्टर को क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देंगे तो बेटा हम ये रैंडम मोशन को भूल जाए। तब बेटा जब हम कंडक्टर को किससे जोड़ लेंगे? बैटरी से जोड़ लेंगे, तो हम बेटा इलेक्ट्रॉन के इस रैंडम मोशन को भूल जाए और अब हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन को किससे चला लेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चला लेंगे, कोई रैंडम मोशन नहीं। देखो ना बेटा, अब ये हमारा काम क्या कर देगा? कैलकुलेशन ये वो सारी चीजें आसान कर देगा। जो रैंडम मोशन था इसको भूल जाओ। तब जब कोई भी कंडक्टर बैटरी से जुड़ा है तो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन को भूल जाओ और सारे इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी वेलोसिटी से चलाओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलाओ। क्या बेटा क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता?
पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते जाता। ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है बेटा कि अगर हम लोग कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो उनके रैंडम मोशन को भूल जाओ और बेटा उन सबको तुम किससे चला सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चला सकते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा ये हमारा कंडक्टर है। सपोज हम लोग बोल रहे हैं इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ये बेटा जो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये सब क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। हमने बोले इसकी वेलोसिटी u1 u2 u3 u4। तो u1 u2 u3 अप टू un, ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है। बी द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा, तो बेटा मैंने जैसा बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इनका एवरेज क्या आएगा, जीरो आएगा। और एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको प्लस कर लो, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस कर लो और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। बेटा जीरो क्यों आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने बेटा इसको क्या करो, बैटरी से ज्वाइन कर दो। बैटरी से ज्वाइन कर देंगे तो भाई इसका पोटेंशियल जीरो तो यहाँ पे भी जीरो, इसका पोटेंशियल v तो यहाँ पे भी v। तो ये डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेंगी, v अपॉन एल। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और इस फोर्स के कारण उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन के कारण बेटा वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ठीक है कि नहीं। वो एक्सेलरेट ज्यादा समय के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे एक्सेलरेट होगा वो बाजू वाले से क्या करेगा, टकरा जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो हम लोग बोलते हैं कि टाउ वन क्या है, इज दी टाउ वन इज दी रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है तुमको पता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव सॉल्यूशन इज द रिलैक्सेशन टाइम फॉर विच one of the electron accelerates, one of the electron accelerates and attains a velocity v1, attains a velocity v1। यानी इतने समय के लिए बेटा एक्सेलरेट हुआ था, एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गई, v1 हो गई। अब बेटा v क्या रहता, v रहता u प्लस ए टी, u1 प्लस ए टी। ठीक है क्या नहीं। इसी तरीके से सिमिलरली other electrons एक्वायर्ड वेलोसिटी, इसी तरीके से बेटा दूसरे इलेक्ट्रॉन भी कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेंगे तो उनको हमने बोले v2 v3 vn। ये हो जाएगा u2 प्लस ए टाउ टू। बेटा एक्सेलरेशन तो सब में सेम आएगा ना क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन पे मास सेम है और सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। ए टाउ थ्री ए टाउ एन। ठीक है बेटा। अब हम लोग निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। इन वेलोसिटी से देखो एक्सलेट हो रहा था, तो बेटा इन सब की जो एवरेज है वो कहलाएंगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो बेटा v1 कितना है, u1 प्लस ए टाउ वन, v2 कितना है, u2 प्लस ए टाउ टू, v3 कितना है, u3 प्लस ए टाउ थ्री, vn क्या है, un प्लस ए टाउ एन अपॉन में n। ये u वाले टर्म्स को साथ में लिख लो बेटा, इनको साथ में लिख लो, तो vd हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un, इनको साथ में लिख लिया भाई। अब जो बचे इनमें से a कॉमन निकाल लो, a कॉमन निकाल लो, तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री टाउ एन अपॉन में क्या बचा n, n इसके भी अपॉन में लिख लो और n इसके भी अपॉन में लिख लो। अब देखो बेटा ये तो यही चीज आ गई बेटा, स्टार्टिंग में मैं स्लो ही पढ़ा था, तुमको पता है चैप्टर के स्टार्टिंग स्लो ही करूंगा मैं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे बेटा स्पीड बढ़ते जाएंगे, बेसिक स्लो पे ही खेलेंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा vd इक्वल a, मिस्टेक कर दिया बेटा, a के ऊपर वेक्टर बनाना है, टाउ तो क्या है, टाइम है, और टाइम तो स्केलर होता है, ठीक है। हाँ क्या बचा a, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो सारे टाइम सारे टाइम को ऐड करें और जितने टाइम उससे डिवाइड कर दिए, तो ये कहलाएगा मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाएगा, मीन रिलैक्सेशन टाइम। अब बेटा एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है ई बाय एम। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ तो इतना ही लिखूंगा, लेकिन बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम लोग इसको लिख लेंगे ई टाउ बाय एम। क्लियर है बेटा। अब इसमें देखो बेटा ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ भाई क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। बेटा जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है, तो वो और फटाफट कोलिजन करता, यानी कि टाउ क्या होता जाता, घटते जाता, टाउ क्या होता जाता, घटते जाता। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होती जाती, घटते जाती। क्या बात याद है बेटा, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती तो और फटाफट कोलिजन करता, तो समय कम होते जाता, समय कम होते जाता, तो भाई फिर टाउ कम होगा, टाउ कम होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्या क्लियर है बेटा। बस बच्चों आज के लिए इतना ही।